और अगर व्यवसाय में भी अगर आप सिर्फ धर्म में अगर आप ध्यान देंगे तो उसकी भी एक क्षमता है, सीमितता है, एक लिमिटेशंस है। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि अगर सिर्फ व्यवसाय सिर्फ एक धर्म में ही करके अगर हम आगे बढ़ सकते हैं तो ये एक मिथक है, क्योंकि हम हमेशा बताते हैं कि शिक्षा हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक हमारी जवाबदारी है, शिक्षा हमारा बिजनेस नहीं है। तो हमने उसको आदर्श भारत पब्लिक स्कूल के नाम से हमने 4 पब्लिक स्कूल शुरू किए। आपका काम पे फोकस रहना चाहिए। अक्सर क्या हो जाता है, हम किसी चीज़ के पीछे लगते हैं और फिर भटक जाते हैं। कुछ दिन तक बहुत मेहनत करते हैं, 1-2 फेलियर आते हैं और फिर ये कहीं ना कहीं असफलता मिलते जाती है और फिर उसके बाद में हम लोग फेल हो जाते हैं। तो सोचते हैं अरे यार ये मैं सही नहीं कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं होता। हमें फोकस्ड रहना चाहिए। हम लोग बुद्धिस्ट कम्युनिटी से है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से है, या मैं महार कम्युनिटी से, तो लोग मुझे सताएंगे, ये करेंगे, ये सब भ्रम मेरे ख्याल से निकालना चाहिए। आप में उतनी ताकत है, आप कर सकते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि रोकने वाले दूसरी हायर कम्युनिटीज़ को नहीं रोक रहे, परेशानियाँ उनकी भी लाइफ में है। अक्सर हम लोगों का क्या प्रॉब्लम है, हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं, समाजकारण राजकारण को ना मिक्स कर देते हैं और ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि राजकारण क्या है, समाजकारण क्या है, और जो बची कुची जो मिक्सचर रहता है ना उसमें व्यवसाय को डाल देते हैं। समाजकारण एक बहुत ही एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, राजकारण एक बहुत ही इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, और व्यवसाय भी ये बहुत ही इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। 45 डिग्री में मैं बाहर नहीं निकल सकता, मैं ठेकेदार हूँ, कोई मेरे लिए ग्राहक ही नहीं आता है। और फिर जब ये सबसे बच जाते हैं तब हमारे पास में एक सबसे बड़ा अस्त्र है कि हम लोग तो सताए हुए हैं, हम तो बहुजन हैं, हमारी तो तकलीफ़ है, हम तो बुद्धिस्ट है, लोग हमको करने नहीं देते, हमको दबा रहे। कोई किसी को नहीं दबा रहा है। आपके बिलीफ सिस्टम में फंस चुका है कि लोग हमें दबा रहे हैं। एक बार बाहर निकलिए, एक बार सोचिए कि बस मुझे ये करना है और मुझे करके दिखाना है। अगर आपने ये सोच लिया, अपने बिलीफ सिस्टम को ही बदल दिया, तो चीज़ें अपने आप परिवर्तित होने लग जाती है। आपको क्यों बकरी बन के घूमना है जब आप शेर बन सकते हैं, या आप शेर हैं। कि बहुत सारे अपने स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर हमारे उद्यमी काम करते हैं, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट को एक कंबाइन करने के बाद एक 100 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार हो जाता। लेकिन हमारे उद्यमी जो है, जिनको 1 करोड़ से 5 करोड़ या 5 से 10 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट में वो क्वालिफाई कर सकते हैं या कंपटीशन कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि गडकरी सर जी आप इसमें मुझे हेल्प कीजिए कि अगर नागपुर में एक SC/ST का स्पेशल ऑफिस अगर हो गया तो हम सब विदर्भ वासियों के लिए ट्रेनिंग्स और बाकी की सभी चीज़ें इसके साथ में हो सके। हम अवसर चाहते हैं, विशेष अधिकार नहीं। हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, आश्रित नहीं। अगर नागपुर भारत का इकोनॉमिक हब बनेगा तो उसमें SC/ST की मजबूत भागीदारी भी सुनिश्चित होना जरूरी है। अगर एक वाक्य में आज जरूरत है कि आज विश्व को युद्ध की नहीं बौद्ध की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने जो तत्व बताए थे वो उसकी आज विश्व को आवश्यकता है कि मैं नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनूंगा। और मैं भाग्यवान हूँ कि मेरे जात के लिए कोई आरक्षण नहीं है, जिसके कारण मैं आज बहुत बड़ा उद्यमशील व्यक्ति बना हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कोई है तो एजुकेशन लेना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा ये वाघिणी का दूध है। तो एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल। और मैं लोगों को बोलता हूँ मेरा एजेंडा चलेगा, तुम्हारा नहीं। और ये भी बोलता हूँ जात पात की बात करेगा को ठोक दूंगा, हटा मुझे नहीं करना है, मैं अपने हिसाब से चलूँगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं 3 बार चुन के आया। और इस बार मैंने कहा पोस्टर बैनर भी नहीं लगाऊंगा और आपको खिलाओ पिलाऊंगा भी नहीं। उस शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय के पास एक बिरयानी का दुकान है, सब लाइन लगा के खाते वहाँ। ब्राह्मण भी खाते, शेड्यूल कास्ट भी खाते, लाइन लगा के खाते। कोई नहीं बोलता कि मुसलमान का दुकान है। खाते समय आपको जात नहीं याद आती। जब आपको हार्ट का ऑपरेशन करना है तो कोई नहीं बोलता मेरा जात वाला उसको करो। तो तुम्हारे पास जब एबिलिटी होती है, क्वालिटी होती है, दुनिया झुकती है। सब बातों में ये जात पात की बात करने की जरूरत नहीं है। इफ़ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। और जो संविधान ने दिया वो तो मिलेगा, मिलना भी चाहिए रिजर्वेशन जिसको है, क्योंकि समाज में सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जो है उसके लिए वो आवश्यक भी है। आर्किमिडीज ने सही कहा है कि कोई भी चीज़ पानी में डुबाओ उतना पानी ऊपर आता है जितना उतना वजन है। वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, यू हैव टू प्रूव यूर मेटल। अब आपको अगर बड़े उद्यमशीलता उद्योगपति बननी है तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप को समझना होगा।
और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है उसको भी समझना होगा। और आने वाले समय में अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में अगर यशस्वी हुए और हमारे युवक अगर इसमें सक्सेस हुए, उद्योग व्यवसाय में गए, तो आप बिल्कुल नॅचरल कोर्स में प्रगती और विकास का दर दुगना तिगना हो जाएगा। पहिले तर आम्हाला हे समजणं गरजेचं आहे, धंद्याला जर तुम्ही किंवा कुठल्याही व्यवसायाला जातीचं लेबल लावत असाल, आमच्या समाजाची पेइंग कॅपॅसिटी किती, तुमच्यामधली ती ताकद तुम्हाला निर्माण करावं लागेल की इतर समाजामधला पैसा, इतरांमधला पैसा आमच्यापर्यंत कसा येऊन आम्ही डेव्हलप होणार। ऐसा कहते हैं कि घर आए मेहमानों का स्वागत करना यह हम बौद्धों की परंपरा रही है, और उसी तरह आज इस कार्यक्रम का आरंभ हम करने जा रहे हैं दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण से। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण कर आज के इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे हमारे प्रमुख अतिथि गुणवंत देवपारे जी और जयेश रामडे जी। मान्यवरों से विनती है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम को वैसे भी काफ़ी समय हो चुका है और मैं मान्यवरों के और आपके बीच में ज़्यादा देर उपस्थित नहीं रहना चाहता, क्योंकि इनको बोलने के लिए समय मिलना चाहिए। अब मैं विनती कर रहा हूँ आयुष्मान रत्नदीप कामले जी एवं स्वीटी कामले जी से कि आप सीएमडी है सहयोग ग्रुप के जयेश रामादे जी, इनका पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह और शॉल देकर स्वागत करें। स्वीटी जी, हाँ पुष्पगुच्छ, स्वीटी जी पुष्पगुच्छ देकर। आयुष्मान गुणवंत देवपारे जी का स्वागत करेंगे रत्नदीप कामले जी। साथ ही प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के सीएमडी आयुष्मान सुशील पाटिल जी का स्वागत करेंगी स्वीटी कामले जी। भाई और बहनों, दिन ब दिन कम होती जा रही है सरकारी नौकरियां, और बाकी के काम धंधों के बीच हमारे बच्चे, हमारे लोग आगे नहीं आ रहे हैं। 15 साल पहले इस इंसान ने सोचा था कि इस वृक्ष का वृक्षारोपण 15 साल पहले आयुष्मान रत्नदीप कामले जी ने किया था, और धीरे धीरे वो वृक्ष वटवृक्ष की शक्ल में बड़ा होने जा रहा है। आज 9 देशों में, दुनिया के 9 देशों में आपका काम चल रहा है, और भारत के 180 लोकेशंस पर भी आपका काम बखूबी काम कर रहा है, बखूबी आप वहाँ पर तरक्की कर रहे हैं। क्यों और किस लिए ये उद्योजक शिविर यहाँ पर होना चाहिए या बिजनेस कॉन्क्लेव नागपुर 2026 का आयोजन किया गया है? क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे लोगों के मन में ये भी रहता है कि मैं भी उद्योजक बनूं, मैं भी एक बड़ा आदमी बनूं, लेकिन एक दिन में कोई भी टाटा बिरला बन नहीं सकता, उसको समय लगता है, उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आज हमारे बीच में जो महानुभाव उपस्थित है, मैं बहुत ज़्यादा देर आपके बीच में नहीं रहना चाहता हूँ। स्वागत समारंभ के बाद अब हम विनती कर रहे हैं सहयोग ग्रुप के सीएमडी आयुष्मान जयेश रामादे जी से, वे यहाँ पर आए और अपने विचारों से हमें अवगत कराए। जयेश रामादे जी। सर ने मुझे कुछ चीज़ें बताई कि सर आपको गेस्ट बनना है, और आपने जो काम किया है उसके बारे में हमारे ग्रुप के सदस्यों को बताया ताकि उन्हें प्रेरणा मिल सके। पर मैं पहले ही मेरे भाषण की शुरुआत में बताना चाहूँगा कि
मैं सक्सेसफुल कैटेगरीज़ में नहीं हूँ, मैं आज भी स्ट्रगल कैटेगरीज़ में हूँ। सक्सेसफुल होने के मापदंड शायद बहुत से सबके अलग अलग हो सकते हैं। किसी की शायद कोई संख्या हो सकती है कि उसे पा करके मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, या किसी की हो सकती है कि इस ओहदे को पा करके हो जाऊँ। सबके अलग अलग मापदंड हैं। मेरा ऐसा मानना है शायद मैं भी सक्सेसफुल कैटेगरी में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी रत्नदीप सर ने मुझे ये मौका दिया कि आपको मेरे और सहयोग के बारे में बताया जाए कि हम क्या कर रहे हैं या कहाँ से हमने शुरू किया। शायद कोई कनेक्ट कर पाए जो अभी जस्ट फ्रेशर बिजनेसमैन हो या फ्रेशर स्ट्रगल कर रहा हो अपने कामों में, और अगर मेरी कोई बात अगर शायद थोड़ी आप लोगों को क्लिक कर जाए तो उसकी कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रत्नदीप सर ने बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन ऑफ चेंबर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की जो स्थापना की, मेरा एक मानना है कि अगर आप ऐसे ग्रुप में ज्वाइन है, अटैच है, तो आपने इसको भी महत्वपूर्ण समझना चाहिए, इसका महत्व समझना चाहिए। जैसे अगर बिज़नेस इंडस्ट्रीज़ में देखें तो जैसे अगर कुछ एक समय के बाद में चले जाते हैं तो ऐसे ग्रुप्स आपको कनेक्ट करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ऐसे कुछ बिजनेसमैन एक प्लेटफॉर्म पर आए और अपने कॉन्टैक्ट शेयर करें। बिजनेस एक स्केल के बाद में जाने पर कॉन्टैक्ट्स ही एक सबसे बड़ा उसका महत्वपूर्ण भाग हो जाता है कि आप कितने लोगों को जानते हैं, कितने लोगों को पहचानते हैं, कितने लोगों के साथ आप काम कर सकते हैं, देश में कर सकते हैं, विदेश में कर सकते हैं। ऐसे जो ग्रुप बनते हैं सर, उनकी एंट्री फीस लाखों में होती है। ये आप सभी जानते नहीं होंगे तो समझना चाहिए कि उसमें लाखों की उनकी फ़ीस होती है। कुछ ग्रुप्स होते हैं जिनमें उन्होंने ग्रुप्स में क्लब्स बना करके रखा है कि बिलियनियर मिलियनियर क्लब्स बनते हैं उनके, और उनकी फ़ीस और उससे ज़्यादा होती है। अगर ये प्लेटफॉर्म अगर हमारे लिए बना है और रत्नदीप सर ने इसे बनाने में इतनी मेहनत की है, आज 17 राज्यों में और 17,000 लोगों को जोड़ करके रखा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। एक ग्रुप को बनाना, उसको कार्यान्वित करना और चलाने में बहुत मेहनत लगती है। कामड़े आवाज़ इंडिया के हमारे कामड़े सर से मैं बात कर रहा था कि ये कार्यक्रम लेने में इतनी मेहनत लग जाती है, लोगों को एक साथ लाए, एक जगह पे लाए, एक मंच पे लाए, लोगों को बुलाए, बड़े किसी मार्गदर्शक नेता को बुलाए, उसका समय ले, तो ये एक बहुत बड़ा काम होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब इस कार्य का महत्व समझें, और हम सब की तरफ से रत्नदीप सर को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने 15 साल की मेहनत में इतना बड़ा, इतने अलग अलग राज्यों में, देशों में इतने 17,000 लोगों को जोड़ा। अगर इंट्रोडक्शन की बात है तो इसका महत्व समझना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है, शायद आप मुझसे सहमत रहे या ना रहे, या शायद रत्नदीप भी सर रहे ना रहे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि धर्म में व्यवसाय और व्यवसाय में धर्म, ये दोनों असंगत है। अगर धर्म में अगर व्यवसाय करने जाएंगे तो असंगत है, पाप है वो तो। और अगर व्यवसाय में भी अगर आप सिर्फ धर्म में अगर आप ध्यान देंगे तो उसकी भी एक क्षमता है, सीमितता है, एक लिमिटेशंस है। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि अगर सिर्फ व्यवसाय सिर्फ एक धर्म में ही करके अगर हम आगे बढ़ सकते हैं, तो ये एक मिथक है, ऐसा हो नहीं सकता। ये एक विचार हो सकता है लेकिन व्यवसाय नहीं हो सकता। और अगर ये व्यवसाय है तो फिर आपको ऐसा व्यवसाय करना पड़ेगा जहाँ आप ही के धर्म के लोग आए। जैसे अगर कोई आप बुद्ध विहार की सामग्री का ही व्यवसाय कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से यहाँ कोई एक आधी व्यक्ति होगा जो कर रहा होगा, या वो भी नहीं कर रहा होगा। तो आप इस बात को समझिए कि व्यापार में धर्म और धर्म में व्यापार, ये दोनों असंगत परिभाषा है, ऐसा हो नहीं सकता। और अगर हो भी सकता है तो आप बहुत ही सीमित सोच में बैठे हुए हैं और एक बहुत ही सीमित दायरे को अचीव करना चाहते हैं। तो इसको थोड़ा समझिए और अपने काम को इतना आगे बढ़ाइए कि आपको इस बैरियर से भी बाहर निकलने का मौका मिले। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। सर ने कहा है जयेश ज़्यादा बोलना मत, 15-20 मिनट से ज़्यादा तो मत बोलना, वरना माइक तेरे हाथ में आता है तो छूटता नहीं है। तो मैं थोड़ा जल्दी मेरे ग्रुप का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। सर्वप्रथम मेरा नाम जयेश रामादे है। मैं बेसिकली गोंदिया से हूँ, आप ही के पास के एक ज़िले से हूँ, गोंदिया से हूँ। मेरे पिताजी नगर परिषद में सीनियर क्लर्क के रूप में रिटायर हुए, आज वो रिटायर्ड जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरी सारी पढ़ाई गोंदिया के स्कूल से हुई है, 12 तक के मैंने वहाँ तक अपनी पढ़ाई की है। रामदेव बाबा कमला नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज से फिर मैंने सिविल में इंजीनियरिंग की है, आपके नागपुर काटोल रोड से मैंने सिविल में इंजीनियरिंग किया है। उसके बाद में व्यवसाय के दौरान मैंने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में एमटेक किया है गोंदिया MIT कॉलेज से, और 2 साल पहले मैंने MA हिस्ट्री में भी किया है।
किसी एक बड़े आदमी ने के बता के गया कि अगर आप इतिहास बनाना चाहते हैं तो आपको इतिहास को जानना ज़रूरी है, तो सोचा चलो ये भी करके देखते हैं। आज हमारी जो भी ताकत है वो हमारे महापुरुषों के विचार ही है, शायद यही है जो हमें शक्ति देते हैं और काम में आगे बढ़ने का साहस देते हैं। जब यहाँ से मैंने अपना इंजीनियरिंग ख़त्म किया तो मेरे बड़े भाई साहब विदेश में थे, वहाँ जॉब करते थे, तो मुझे मेरे पेरेंट्स के ही पास में जाना था, तो मुझे गोंदिया जाने के अलावा कोई दूसरा और का पर्याय नहीं था। मैं जब वहाँ गोंदिया में गया और मुझे कोई जॉब की ज़रूरत थी, तो ये उस समय एक सिविल इंजीनियर को, अगर जॉब तो थे ही नहीं, जैसे आज नहीं थे उस समय में भी नहीं हुआ करते थे, कुछ थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज़ हुआ करती थी कि आप यूपीएससी एमपीएससी करें, पर मेरा वो कोई मकसद नहीं था। तो जब मैंने जॉब के लिए ढूंढना शुरू किया तो मुझे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के या सुपरवाइजरी का जॉब मिलता था, जो 800 रुपया प्रति माह या 1200 रुपया प्रति माह के वेतन पे मुझे लोग ऑफ़र करते थे। कुछ 2 महीने के लिए तो मैंने नागपुर में भी जॉब किया, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया एक बिल्डर के अंडर में। उसने कहा ज़रूरत तेरी है, सीखना तेरे को है, तो पैसे किस बात के। तो नागपुर के ही एक बिल्डर थे, 2 महीना जब रिजल्ट्स को आने को टाइम थे तो मैंने फ्री में भी काम किया। फिर ऐसा करते करते समझ में आया कि व्यवसाय के अलावा मेरे पास में कोई दूसरा चारा नहीं है, तो मैं बाय चॉइस बिजनेस में नहीं था, मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, इसलिए मैं बिजनेस में था। फिर वहाँ से मैंने अपना एक कॉन्ट्रैक्टर जीवन शुरू किया। बी सिविल इंजीनियरिंग में किया था, तो मुझे मेरी पढ़ाई के अनुसार वो काम करने थे, तो मैंने सिविल कॉन्ट्रैक्टर का काम शुरू किया। गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स लेने करे, नगर परिषद, पीडब्ल्यू, इरिगेशन, जिला परिषद, MIZP, ZPs के काम के, ये काम मैंने सीरियसली 12 साल तक के किए। लेकिन जब मैं 2003 में यहाँ से पढ़ के गया, तो 2003 में ही फिर मैंने जब गोंदिया में जाकर के काम शुरू किया, साथ ही साथ मैंने 2004 में एक स्वराज निर्माण बहुउद्देशीय संस्था का स्थापना की। सोचा कुछ सोशल भी कुछ एक्टिविटी की जाए, तो 2004 में स्वराज निर्माण बहुउद्देशीय संस्था के नाम से एक संस्था का स्थापना की। 2005 में जब ये देखा तो मैंने सहयोग ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पद संस्था, एक तालुके लेवल की सहकारी पद संस्था के रूप में एक संस्था शुरू की। अगर यहाँ जो लोग कोऑपरेटिव को नहीं जानते होंगे वो उन्हें मैं एक बहुत कम शब्दों में समझाना चाहूँगा कि जैसे बैंक्स होते हैं, नेशनलाइज होते हैं, प्राइवेट होते हैं, वैसे कोऑपरेटिव में भी बैंक होते हैं। आपने काफ़ी सारे कोऑपरेटिव बैंक्स का नाम सुना होगा। और जिन्हें कोऑपरेटिव के और एक नीचे के एक सेक्शन में जो छोटे स्तर पे काम करते हैं वो सोसाइटीज़ होती है। तो मैंने एक तालुके लेवल की सहयोग ग्रामीण बिगर खेती सहकारी पद संस्था शुरू की और वहाँ अपना स्ट्रगल शुरू किया। कुछ कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस के काम करते थे और ये भी चलता था। पर जब मैंने अपने कॉन्ट्रैक्टर जीवन की शुरुआत की और मेरे बैंकों में मेरे अकाउंट थे, मेरी सीसी लिमिट एक देना बैंक में थी, पहले ग्रामीण बैंक में थी, तब उस समय का जो दौर था 2007 2008 का अंदाजन 2005 से बोलेंगे तो गवर्नमेंट में एक ये चलते थे, बचत गट चलते थे, गवर्नमेंट के महिला बचत गट चलते थे। ये जो कंसेप्ट आया बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस जी ने शुरू किया ग्रामीण बैंक का, और उन्होंने महिला बचत गट के कंसेप्ट शुरू की जो अपने भी देश में यूज़ करे। एक बार ऐसे ही दिल्ली में ट्रैवल करते करते मैंने मोहम्मद यूनुस का बुक पढ़ा, बैंकर टू पुअरर। उसमें काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बता हुआ था। तो मैंने कहा कि चलो हम भी कुछ ऐसा ट्राई करके देखते हैं और कुछ बचत गट शुरू करते हैं मेरी सहयोग ग्रामीण बिगर खेती सहकारी पद संस्था के साथ में। तो मैंने सहयोग के साथ में जो स्वराज निर्माण NGO है उसमें मैंने महिला बचत गट शुरू किए, जिसमें महिलाओं के लिए हम लोग उनके पहले तो साप्ताहिक खाते लिया करते थे, अभी वो मासिक हो गया है। सिर्फ 20 रुपये के प्रति सप्ताह के डिपॉजिट पे हम लोग उनके डिपॉजिट लेते थे और सोसाइटी में उसको जमा कराते थे और सोसाइटी उनको लोन किया करता था। तो एक हमने एक ऐसा हमारा एक कस्टमाइज स्ट्रक्चर तैयार किया और उस जो बचत गट को नाम दिया सहयोग महिला बचत गट। 20 रुपये प्रति सप्ताह के साथ काम शुरू किया, अभी वो 120 रुपये प्रति माह के रूप में चलता है। ऐसा काम हम करते गए बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, काफ़ी महिलाएं जुड़ी उसमें। हमने महिलाओं को व्यवसाय के हिसाब अप्रत्यक्ष व्यवसाय के हिसाब से स्वयंसेविकाएँ भी बनाई। वो स्वयंसेविकाओं का काम था, गाँव से कलेक्शन लेकर के आते थे और फिर वहाँ से आने के बाद में यहाँ पे जमा करते थे, उस बात में उनको कमीशन मिलता था, उनके खातेदारों को लोन मिलता था, उनको कुछ छोटी मोटी मेडिकल फैसिलिटीज़ करते थे और हम उनको बताते थे कि आप इस काम को अच्छा करिए, हम आपको अच्छी वैद्यकीय सुविधाएं प्रदान करेंगे। और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे बच्चों को जो एक अच्छा स्कूल नहीं मिलता तो हम कुछ स्कूल शुरू करेंगे। ये बात हम करते थे जब हमने 2008 में शुरू की। तब हमने उनसे कहा कि हम आपके और आपके परिवार के लिए और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वैद्यकीय सेवा और उनके लिए अच्छे स्कूल शुरू करेंगे। ऐसा शुरू करते करते 3 एम्प्लॉय से हमने शुरू किया। गोंदिया में एक ब्रांच शुरू हुई, फिर तिरोड़ा में शुरू हुई, फिर उसके बाद में तुमसर में शुरू हुई।
फिर हम लोग इस तरफ मध्य प्रदेश में बढ़ने लग गए, फिर उस तरफ हम लोग छत्तीसगढ़ तरफ बढ़ने लग गए, भंडारा क्रॉस कर लिया, नागपुर तक पहुंचने लग गए। आज सौभाग्य से हमारे तुमसर के मैनेजर भी आए हुए, किसी कारण से कुछ काम था तो वो भी पता नहीं शायद पिछले कितने 18 सालों से मेरा वही राग सुन रहे हैं, मेरी वही कैसेट सुन रहे हैं ये कहानियों की। मैं भी अब थक गया हूँ बता बता के। तो हमने ये सब सर शुरू किया हमने। जब ये हमारे दायरे से बाहर बढ़ने लग गया तब फिर मुझे समझ में आया कि ये इस प्लेटफॉर्म पे एक छोटी सी ग्रामीण बिगर शेती संस्था के ऊपर नहीं चल पाएगा, क्योंकि हम लोग एरिया वायलेशन कर रहे थे। हमारी लिमिटेशन थी गोंदिया तालुका, और हमारे जो खाते थे वो नागपुर तक आने लग गए थे। तब 2015 में हमने सहयोग मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की, और इस जो प्रोजेक्ट को हमने प्रोडक्ट के रूप में सोसाइटी में किया, और वो सारी महिलाओं को हमने एब्जॉर्ब किया और सारे एम्प्लॉय को एब्जॉर्ब किया। वो दिन था 2015 का। तो ये खाते ये जो सिलसिला शुरू हुआ 2005 से हमने शुरू किया, फिर 2008 में बचत गट शुरू किए, 2015 में सहयोग मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की। तब हमें मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की परमिशन हमें मिली महाराष्ट्र और कर्नाटक के लिए। तब फिर हमने गोंदिया और नागपुर ज़िले में हमारी ब्रांच शुरू की। आज मैं बहुत ही गर्व और बहुत ही फ़ख्र से बताना चाहता हूँ कि हम सब ने इतनी मेहनत की कि आज वो जो सहयोग मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वो देश के 6 राज्यों में है। महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर में है, और पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी में, और साउथ की भी एक यूनियन टेरिटरी में है। आज हम लोग लाल चौक जम्मू कश्मीर में भी है। लाल चौक से मुश्किल से 700 मीटर दूरी पर आपको सहयोग मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव मिल जाएगी। देहरादून में आपको मिल जाएगी, हिमाचल में आप बद्दी चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, साउथ में आप जाएंगे तो बेंगलोर में हम आपको मिलर्स रोड में दिखने लग जाएंगे। अभी अभी सर ने कहा कि खराड़ी में एक प्रोजेक्ट शुरू कराया, तो मैंने पहले ही पिच कर दिया कि सर खराड़ी में मेरी ब्रांच है, हम आ जाएंगे करंट अकाउंट आपसे लेने के लिए दोबारा सर को। तो आज हम लोग 6 राज्यों में हैं, 4 यूनियन टेरिटरी में। आज हम लोग ये छोटे से जो हम लोगों ने 3 एम्प्लॉय और एक मुश्किल से 70 स्क्वायर फीट के एक ऑफिस से शुरू किया था। आज हमने वो शुरू किया, उसकी वजह से अगर रोजगार में अगर आप हमें देखें और अगर टोटल ग्रुप में अगर हमें देखें तो सहयोग में अगर बैंकिंग, हेल्थ केयर और एजुकेशन में अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेट देखेंगे तो हमारे 6000 कर्मचारी आज सहयोग ग्रुप में काम कर रहे हैं। 30,000 स्वयं सेविका जो मैंने कहा जो हमारे डिपॉजिट लेकर के आती थी और उन्हें लोन मिलता था, तो 30,000 अप्रत्यक्ष रूप से हमने रोजगार निर्माण किए हैं। और हमने करीब 20,000 सहयोग से 50,000 सहयोग से फीमेल एंटरप्रेन्योर जो जीवन में पहले जिनका व्यवसाय शुरू किया, ऐसे 50,000 महिलाओं को छोटे छोटे व्यवसाय, बहुत ही छोटे, कोई किराने की दुकान, कोई किराने की दुकान या चाय की टपरिया या पार्लर छोटा सा या कंप्यूटर सेंटर, ऐसे हमने 50,000 स्विस करके एक हमारा प्रोडक्ट चलता है जिसका नाम है सहयोग वुमेन एंटरप्रेन्योर एम्पावरमेंट स्कीम के नाम से, स्विस के नाम से चलता है। 50,000 केसेस हमने ऐसे राष्ट्र में किए हैं, ये 6 राज्यों में किया है। तो एक छोटी सी मेहनत थी जो हमें आज यहाँ तक लेकर के आई है। साथ ही साथ जब 2008 में हमने हमारे लोगों को बताना शुरू किया कि हम आपके लिए ग्रामीण क्षेत्र में के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए वैद्यकीय सुविधाएं और उनके बच्चों के लिए CBSE की शिक्षा के लिए हम हमेशा कोशिश करते रहेंगे। तो अक्सर हमारे पर लोग हंसा करते थे क्योंकि मेरा ऑफिस मुश्किल से 70-80 स्क्वायर फीट का ऑफिस हुआ करता था, और मेरे यहाँ जो फील्ड पे जो लोग जाते थे उनके पास में एक ओमनी हुआ करती थी, और ओमनी अक्सर बंद पड़ जाती थी। एक सेकेंड हैंड ओमनी थी सर, और अक्सर उसको आधा टाइम धक्का लगाने में जाता था। उसके ख़राब टायर मेरे यहाँ के छत पे रखे हुए रहते थे, जो ख़राब हो जाते थे हम फेंकते नहीं थे, फिर उसको रिमोल्ड करते थे, फिर से लगवाते थे। तो लोग अक्सर मजाक उड़ाया करते थे हमारा कि पहले भैया तुम ये जो गैरेज के जैसा जो ऑफिस तुमने बना करके रखा है, पहले तो उसको ठीक कर लो, उसके बाद में बड़ी बड़ी बातें करना। तब मैं उनसे बोला करता था कि मैं आपको गोंदिया शहर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल दूंगा, मैं आपको अच्छी स्कूलें दूंगा। आज गोंदिया में 100 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 5 राज्यों में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, NABH एक्रेडिटेशन के साथ में है, और आसपास के 5 राज्यों में पहला कार्डियक प्लास्टी मेरे यहाँ हुआ, पहला बाईपास सर्जरी मेरे हुआ, पहला ऑर्थोपेडिक बड़ा सर्जरी, पहले बड़ा न्यूरो सर्जरी, ये सारा उस सहयोग हॉस्पिटल में हुआ है। और मैं साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा, और आप लोगों के लिए भी, और आप लोगों का भी प्रतिसाद मिलेगा, मुझे प्रतिसाद की अपेक्षा रखूँगा। 400 बेडेड का प्रोजेक्ट हम लोगों ने आपके नागपुर के बैद्यनाथ स्क्वायर में लाया है। 250 बेड पहले फेज़ में शुरू हो रहा है, आज से 6 महीने बाद शुरू हो जाएगा। 400 बेडेड
सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल विथ NABH एक्रेडिक्शंस। मेरे ख्याल से अगर यहाँ कंपैरिजन की बात नहीं है, लेकिन अभी सबसे बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे 350 बेड का है। तो शायद हमारा हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल हो जाएगा अगले 3 सालों में या 4 सालों में। हम नागपुर में आपके लिए उसके लिए काम करेंगे। जब हमने वैद्यकीय के बारे में बताया, हमने शिक्षा के बारे में बताया, आज गोंदिया के पास के 4 तालुकों में सर हमारे 4 स्कूल्स हैं जो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे हम लोग बच्चों को CBSE की शिक्षा देते हैं। फ्री नहीं कर पाते क्योंकि फ्री पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, फ्री की हमें मनस्थिति भी हमें ख़त्म करनी है, फ्री पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। बड़ा ही रीज़नेबल और वैल्यू फॉर मनी में हम लोग खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में CBSE की शिक्षा देते हैं। उसमें हमारे पास में अभी 1500 बच्चे पढ़ रहे हैं जो CBSE है। उसका नाम आदर्श भारत पब्लिक स्कूल के नाम से रहा है। उसको सहयोग के नाम से इंटेंशनली हम लोगों ने उसका ब्रांडिंग अलग किया है, क्योंकि हम हमेशा बताते हैं कि शिक्षा हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक हमारी जवाबदारी है, शिक्षा हमारा बिजनेस नहीं है। तो हमने उसको आदर्श भारत पब्लिक स्कूल के नाम से हमने 4 पब्लिक स्कूल शुरू किए। बिजनेस कॉन्क्लेव नागपुर 2026 में आदरणीय खासदार श्री नितिन गडकरी जी, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, भारत सरकार, आपका यहाँ पे स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि यहाँ पर पधार चुके हैं और आज के इस कार्यक्रम को यहाँ पर लेने का जिसका विचार था, रत्नदीप काम्बले, संस्थापक बुद्धिस्ट एंटरप्रेनर्स एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, यहाँ पर हमारे आदरणीय विशेष अतिथि पहुँच चुके हैं। मैं आयुष्मती स्वीटी काम्बले जी, जो सह संस्थापक है संगठन की, आपसे विनती करता हूँ कि पुष्पगुच्छ देकर आदरणीय खासदार नितिन गडकरी जी का स्वागत करेंगे। साथ ही रत्नदीप काम्बले जी से विनती है कि शॉल स्मृति चिन्ह देकर आदरणीय खासदार श्री नितिन गडकरी जी का स्वागत करेंगे। और एक विशेष भेंट है, वो मंच पर लेकर आइए। विशेष भेंट आदरणीय नितिन गडकरी जी से विनती है कि इस विशेष भेंट का आप लोकार्पण करेंगे यहाँ पर आपके कर कमलों द्वारा। आयुष्मान रत्नदीप काम्बले जी, संस्थापक अध्यक्ष बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, आपसे विनती है कि आप यहाँ पर आए और अपनी बात रखें। स्वीटी जी, आप पहले आइए। आदरणीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, मंच पर उपस्थित सभी माननीय अतिथि, वरिष्ठ जन, उद्योग जगत के सम्मानित सदस्य, बी जयेश रामादे सर, बी गुणवंत देवपारे सर, बी सुशील पाटिल सर, फाउंडर एंड चेयरमैन बी रत्नदीप सर, और मेरे BEACI परिवार के सभी उद्यम साथियों, मैं बी स्वीटी काम्बले की ओर से आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले मैं BACI परिवार की ओर से आदरणीय नितिन गडकरी सर का हृदय से स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। सर, आपका यहाँ उपस्थित होना हमारे लिए सिर्फ सम्मान की बात नहीं है, बल्कि यह हजारों SC ST उद्यमियों के आत्मविश्वास को मिली नई ऊर्जा है। आप देश के ऐसे नेता हैं जिन्होंने राजनीति को केवल भाषणों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि विकास को ज़मीन पर उतारा। जहाँ सड़क नहीं थी वहाँ आपने रास्ते बनाए, जहाँ संभावनाएं नहीं दिखती थी वहाँ आपने अवसर पैदा किए। आज भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस नई ऊंचाई पर खड़ा है, उसमें आपका विज़न, आपका साहस
और आपका निर्णयात्मक नेतृत्व दिखाई देता है। सर, आप सिर्फ हाईवे नहीं बनाते, बल्कि आप लोगों के सपनों को जोड़ते हैं। और इसलिए आज आपका इस मंच पर आना हमारे लिए प्रेरणा का विषय है। हम दिल से आपका स्वागत करते हैं सर। आज का दिन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, आज का दिन एक विचार की जीत का दिन है। एक ऐसे विचार की जिसे 15 साल पहले बहुत छोटा समझा गया था, लेकिन हर बड़ा बदलाव पहले एक छोटे विचार से ही शुरू होता है। BSEI की शुरुआत ऐसे ही एक विज़न से हुई थी, बिजनेस विद इन अ कम्युनिटी। रत्नदीप सर ने सपना देखा था हमारे समाज के लोग इकोनॉमिकली कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं। शुरुआत आसान नहीं थी, न फंड था, न अनुभव था, न बड़े बड़े ऑफिसेस थे, लेकिन एक चीज़ थी, बाबा साहब के पे बैक टू सोसाइटी के मंत्र को बिजनेस के माध्यम से साकार करने का संकल्प। और आज 15 साल बाद हमारे पास सवाल नहीं, जवाब है। 17,000 उद्यमी, 15 राज्यों में नेटवर्क, 45,000 से ज़्यादा रोजगार। सर, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये 45,000 परिवारों की बदली हुई जिंदगी है। ये उन घरों की रोशनी है जहाँ कभी बेरोजगारी थी। ये उन युवाओं का आत्मविश्वास है जिन्होंने पहली बार खुद को एम्प्लॉय कहा है। और आज मैं विशेष रूप से महिलाओं की बात करना चाहूँगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी आम्बेडकर जी ने कहा था, मैं किसी समाज की प्रगति उस समाज की महिलाओं की प्रगति से मापता हूँ। सर, आज BSEI की महिलाएं उस विचार को साकार कर रही है, क्योंकि जब एक महिला कमाती है तो पूरा परिवार तरक्की करता है। आज हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं, हमें भी आपके विज़न का हिस्सा बनाइए। हम अवसर मांगने नहीं आए हैं, हम भारत की अर्थव्यवस्था में भागीदारी निभाने आए हैं। और अंत में मैं BSEI परिवार की ओर से एक बार फिर से गडकरी सर का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन और आपका विज़न हम जैसे हजारों उद्यमियों के लिए प्रेरणा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू। धन्यवाद स्वीटी जी। आयुष्मान रत्नदीप कामले जी। महाकारुणी तथागत गौतम बुद्ध, इनको मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। महासूर्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनके विचारों को मैं वंदन करता हूँ। आज BSEI बिजनेस कॉन्क्लेव के चीफ गेस्ट आदरणीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी जी, मंच पर उपस्थित सभी माननीय अतिथि, वरिष्ठगण, उद्योग जगत के सम्माननीय सदस्य, जयेश रमादे सर, गुणवंत देवपारे सर, सुशील पाटिल सर और BSEI के को फाउंडर बी स्वीटी कामले मैडम, और मेरे सभी बी उद्यमी भाइयों और बहनों जो सोलापुर, कोल्हापुर, सांगली, सातारा या फिर अलग अलग जगह पे आए, मैं सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। आज आप सर का काफ़ी समय शेड्यूल बहुत ज़्यादा पैक है, उसकी वजह से अपने लिए जो सर ने जो टाइम दिया है वो बहुत ही कम है। मैंने ऑलरेडी एक काफ़ी अच्छी स्पीच बनाई थी कि सर की तरफ से कुछ इनपुट्स लूँ ताकि कुछ गाइडेंस लूँ, लेकिन वो भी टाइम अपने लिए कम मिला है, तो मेरा स्पीच में 2-3 मिनट में जितना हो सकता है मैं कवर अप करना चाहूँगा। मैं बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री BSEI का संस्थापक, एक चेयरमैन होने के नाते आज आपके सामने केवल एक संगठन का प्रतिनिधित्व बनकर नहीं, बल्कि उन हजारों SC/ST उद्यमियों का आवाज़ बनकर खड़ा हूँ, जिनके पास क्षमता है, मेहनत है, विजन है, लेकिन अवसरों तक पहुँच अभी भी सीमित है। सबसे पहले मैं आदरणीय गडकरी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने नागपुर में देश के सबसे तेज़ी से विकसित होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक हब के रूप में स्थापित किया। आज नागपुर केवल एक महाराष्ट्र का नहीं, बल्कि पूरे भारत का भविष्य का आर्थिक केंद्र बनने की दिशा में आगे जा रहा है।
मियान समृद्धि महामार्ग, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, मेट्रो, हाईवे और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का इनका प्रमाण है। माननीय मंत्री जी, आप नागपुर के बहुत बड़े नेता हैं और हमारे सामने आप ही हैं जिनसे हम कुछ बात कर सकते हैं और हिम्मत कर सकते हैं। आप सबसे मिलते हैं और उनका कहना सुनते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आपका यहाँ का प्रेजेंस है, क्योंकि मैं जब गया था उनसे विनती किया था कि सर ऐसे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हमको आपका एक छोटा सा स्पीच चाहिए जिसकी वजह से हमारे उद्यमी उसमें ये हो जाए। उन्होंने तुरंत हाँ बोला। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, इस तरह का उनका बड़ा रूप है। आप सेंट्रल के मिनिस्टर होने की वजह से हमें लगता है कि हमारी बातें अगर आप तक पहुंच गए तो हमें कुछ सॉल्यूशन जल्दी मिल जाएगा। बहुत सारी बातें आपको पता ही होगी कि माइक्रो इंटरप्राइजेस एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को क्या तकलीफ का सामना करना पड़ता है। आपने 2019 से 2021 तक एमएसएमई मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट बहुत बेखूबी से संभाला था जब कोविड के वक्त का समय था। कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं सर से यहाँ बोलना चाहूँगा जिसको मैं छोटे पॉइंट्स पे ले लेता हूँ। यहाँ बहुत सारे उद्यमियों को अवसर मिलना चाहिए, इसके बारे में मैं बात करूँगा कि बहुत सारे अपने स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर हमारे उद्यमी काम करते हैं, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट को एक कंबाइन करने के बाद 100 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार हो जाता। लेकिन हमारे उद्यमी जो है जिनको 1 करोड़ से 5 करोड़ या 5 से 10 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट में वो क्वालिफाई कर सकते हैं या कंपटीशन कर सकते हैं। तो मेरा सिर्फ यही पॉइंट है कि सर इसमें आप गाइड कीजिए हमें कि और कोई छोटे छोटे से ऐसे टेंडर मिल सकते हैं क्या जिसकी वजह से हमारे छोटे छोटे उद्यमी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रूव करे कि हाँ हम 1 करोड़ से 5 करोड़ के लेवल के टेंडर्स भी हम ले सके करके। अगर वो 100 करोड़ में नहीं कर सकते तो हमारे लिए कोई प्रोविज़न हो सकती है क्या करके। और सबसे बड़ी समस्या फाइनेंस और बैंकिंग की है, वो सभी भी जानते हैं। अभी थोड़ी देर पहले रमादे सर ने जो बोला कि अपने को आगे जाना पड़ेगा, बैंक के साथ जिस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि तकलीफ सिर्फ SC ST बिजनेसमैन को नहीं है, बाकी लोगों को भी आती है उनके अकाउंट्स और बाकी के चीज़ करने के लिए। तो ये पॉइंट्स मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, आगे के पॉइंट्स पे मैं ये करता हूँ। थर्ड पॉइंट है, नागपुर देश का लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल बनने जा रहा है। क्या यहाँ पे एक SC ST एंटरप्रेन्योर्स का फैसिलिटेशन या कॉन्ट्रैक्टर हब हो सकता है क्या? ये मेरा एक क्यूरियोसिटी के रेफरेंस से एक पॉइंट है सर के लिए। अगर स्थापित किया जा सकता तो इसमें वेंडर रजिस्ट्रेशंस, टेंडर फाइलिंग असिस्टेंट, प्री बिडिंग ट्रेनिंग, लीगल या टेक्निकल कंसल्टेंसी, DPR, बैंकिंग एंड लोन फैसिलिटी, GST, JM और टेंडरिंग की ट्रेनिंग भी इसमें हो सकती है। क्या ये सभी चीज़ें अगर एक प्लेटफॉर्म पे मिल गई तो हो सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्टर के लिए ट्रेनिंग्स भी हो जाए, फैसिलिटी भी मिले, ताकि वो कॉन्फिडेंस के साथ कोई टेंडर भर सके और उसमें क्वालिफाई कर सके। उसके साथ एक आजकल हमारे पास सिविल कॉन्ट्रैक्टर के भी काफ़ी लोग कनेक्ट हुए हैं जो सिविल इंजीनियरिंग किए हैं। वो चाहते हैं कि रोड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, हाईवे इंजीनियरिंग, क्वालिटी सर्वेइंग, टेंडर मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, बिलिंग एंड कंप्लाइंसेस, इस टाइप का कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्स उनके लिए अगर चालू हो जाता है तो वो इसमें और स्पेशलाइज कर सकते हैं, ताकि जो क्वालिटी चाहिए, जिस लेवल का क्वालिटी सामने कॉरपोरेट पर्सन एक्सपेक्ट करते हैं उस लेवल का क्वालिटी हमारे लोगों से मिल सकता है। सर बहुत सारी चीज़ें मैं आपको मांग रहा हूँ, ऐसे लग रहा है कि BSI केवल मांग करने वाला संगठन तो नहीं है, लेकिन हम सरकार के साथ मिलकर बहुत सारे काम करते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग फॉर SC ST, वेंडर डेवलपमेंट विद PSU। NSIC में 4,500 लोगों का पार्टिसिपेशन देने का अभी तक का हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, जो हमने NSIC को दिया हुआ है। बायर सेलर मीट, फाइनेंशियल अवेयरनेस, मेंटरशिप, ये सभी चीज़ें हम हमारे तरफ से गवर्नमेंट को जितना सपोर्ट कर सकते हैं, उनके प्रोग्राम में जितना पार्टिसिपेशन ला सकते हैं वो हम करने की कोशिश करते हैं। सर इसी के साथ एक SC ST हब जो महाराष्ट्र में 3 लोकेशंस पे, एक मुंबई में है, पुणे में है एंड सिंधुदुर्ग में। आपको सबको पता है विदर्भ एक काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट एरिया है और विदर्भ में SC ST का पॉपुलेशन काफ़ी अच्छा है। मैंने 2018 से SC ST हब के
ऑफिसर्स या मार्केटिंग डायरेक्टर इनको लेटर्स भी दिए थे कि मुझे नागपुर में SC/ST हब का एक स्पेशल ऑफिस होना चाहिए, लेकिन मैं कंटिन्यूसली फॉलोअप करने के बाद में भी इसमें फेल हो गया। मैं चाहूँगा कि गडकरी सर जी आप इसमें मुझे हेल्प कीजिए कि अगर नागपुर में एक SC/ST हब का स्पेशल ऑफिस अगर हो गया तो हम सब विदर्भ वासियों के लिए ट्रेनिंग्स और बाकी की सभी चीज़ें इसके साथ में हो सके। माननीय सर, आपने नागपुर को सड़कें दी, एक्सप्रेसवे दिया, विकास दिया। अब समय है इस विकास में SC/ST उद्यमियों को भी बराबरी की जगह मिले। हम अवसर चाहते हैं, विशेष अधिकार नहीं। हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, आश्रित नहीं। अगर नागपुर भारत का इकोनॉमिक हब बनेगा तो उसमें SC/ST की मजबूत भागीदारी भी सुनिश्चित होना जरूरी है, और यही सच्चा सामाजिक न्याय होगा। यही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का वास्तविक रूप होगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद रत्नदीप जी। और अब विनती है विशेष अतिथि खासदार श्री नितिन गडकरी जी से कि वे यहाँ पर आए और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। इस बिजनेस कॉन्क्लेव का जो नाम है बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध इन्होंने विश्व शांति का संदेश दिया है और प्रगति और विकास के साथ विश्व का कल्याण हो, ये भावना उन्होंने व्यक्त की। मैं बहुत नसीबवान हूँ कि जहाँ भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जहाँ उनका वास्तव्य रहा और जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ये पांचों सातों जगह पर 4 लेन सीमेंट कंक्रीट से जोड़कर एक बुद्ध सर्किट करके 22,000 करोड़ रुपए के एक प्रोजेक्ट को पूरा करने का सौभाग्य मुझे मिला। और जो वर्ल्ड के जो भिक्खु थे, वर्ल्ड के सब विशेष रूप से बौद्ध गया में आए थे, तो मैं भी वहाँ गया था। तो मेरे साथ मेरी पत्नी भी थी। तो जब वो बोधि वृक्ष है उसके नीचे जब मैं खड़ा था, और योगायोग से वहाँ अपने नागपुर के ही है जो भिक्खु है, जो उन्होंने आग्रह से मुझे बुलाया था, वो भी उसमें उपस्थित थे। तो जब मैं दर्शन करके वो बोधि वृक्ष का निकलने लगा, उठने में वो बोधि हवा धुंध कुछ नहीं थी, तो हवा निकल एक पत्ता गिर गया और ऐसा उधर उधर जाते हुए आकर मेरे कंधे पर गिरा और वहाँ से निकलकर मेरे पत्नी के कंधे पर गिरा। तो मेरे साथ जापान से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से उस समय 6,000 बौद्ध भिक्खु वर्ल्ड के आए थे। तो अंग्रेजी में बोलते रहे थे कि उन्होंने कहा कि आज आपको भगवान गौतम बुद्ध ने आशीर्वाद दिया, एंड दैट इज़ टू बी वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट डे फॉर मी। और इसलिए आज कभी कभी मैंने भगवान गौतम बुद्ध जी का बहुत लिटरेचर पढ़ा है। अगर एक वाक्य में आज ज़रूरत है कि आज विश्व को युद्ध की नहीं बौद्ध की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने जो तत्व बताए थे वो उसकी आज विश्व को आवश्यकता है। और आपने उनके नाम से ये जो आपका फोरम खोला हुआ है, निश्चित रूप से उनकी विचार, उनका आशीर्वाद आपको प्रेरणा देता रहेगा, ये मेरा विश्वास है। जहाँ तक इंडस्ट्री और बिजनेस की बात है, इसका संबंध जो होता है ये टेक्नोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट, फाइनेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, पर टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता। और जब मैं लॉ कॉलेज में पढ़ रहा था तो मेरी एक बड़े बहन, दोनों बहनें बड़ी थी और दोनों मेरिट में आए हुए दामाद थे। एक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे और दूसरे नेपा पेपर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। तो मेरी बहनों की इच्छा थी कि मैं बैंक में नौकरी करूं, और मेरी माँ और बहनें मुझे बचपन में बार बार आग्रह करती थी कि तुम नौकरी करो, और मेरा अध्ययन से ज़्यादा बाकी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान था।
तो माँ भी नाराज़ रहती थी और बहनें भी नाराज़ रहती थी। और जब ज़्यादा आग्रह करते थे तो वो कहते थे, मुझे कहते थे, मैं उनको कहता था कि मैं नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनूंगा। और मैं भाग्यवान हूँ कि मेरे जात के लिए कोई आरक्षण नहीं है, जिसके कारण मैं आज बहुत बड़ा उद्यमशील व्यक्ति बना हूँ। और जो मैंने काम किया उसमें आज 18 से 20 हज़ार लोगों को मैं रोज़गार दे सका और आज बहुत अच्छा एग्रीकल्चर में मैं काम करता हूँ। इसका कारण मैं नौकरी के लालच में नहीं पड़ा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कोई है तो एजुकेशन लेना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा ये वाघिणी का दूध है। तो एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल, बट शिक्षण और रोजगार इसमें फ़र्क है। नॉलेज हासिल करने के बाद आपके पास दो मार्ग हैं, एक तो नौकरी करना या उद्यमशीलता को विकसित करते हुए उद्योग व्यवसाय को निर्माण करना। और मुझे लगता है कि ये इसमें जो है, इसमें लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता का प्रेरणा देना, ये आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं आपके कार्यक्रम में इसीलिए आया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप को आप बढ़ावा दो। मेरे कार्यकाल में मैंने मदद की, यहाँ एक ऑरेंज क्लस्टर शर्ट बनाने वाला कारखाना है, 700-800 लोगों को, और वो भी शेड्यूल कास्ट है। बहुत अच्छे शर्ट बनाते हैं और अभी आजकल वो रिलायंस और बड़े बड़े लोगों को देते हैं। क्वालिटी भी अच्छी है और उनकी सक्सेस स्टोरी है। हज़ार एक लोगों को उस प्रोजेक्ट में रोज़गार मिला है। तो रोज़गार देने वाला जो होता है वो वेल्थ क्रिएटर नहीं है, वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है। टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन द सोसाइटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड फॉर द कंट्री। और इसलिए सबसे पहले मानसिकता जो है वो हम उद्योग व्यवसाय करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, ये भाव लोगों को जगाना पड़ेगा। अब समस्या सब जगह है, अड़चने भी है, आसान नहीं है। कोई भी क्षेत्र में जाएंगे तो संघर्ष करना पड़ता है, पर संघर्ष करते समय दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। वन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़ and there are some people who convert opportunities into the problems। ये रोने में मज़ा नहीं है, सब जगह चलते रहता है। अभी चुनाव हम जीतते हैं, हारते हैं, कोई देता मत, कोई नहीं, मैं नहीं चिंता करता इस बात की। जिसको देना है वो देगा, नहीं होगा नहीं देगा। और मैं लोगों को बोलता हूँ मेरा एजेंडा चलेगा, तुम्हारा नहीं। और ये भी बोलता हूँ जात पात की बात करेगा को ठोक दूंगा, हटा, मुझे नहीं करना है, मैं अपने हिसाब से चलूँगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं 3 बार चुन के आया। और इस बार मैंने कहा पोस्टर बैनर भी नहीं लगाऊंगा और आपको खिलाओ पिलाऊंगा भी नहीं। और मुझे अनुभव अच्छा है। और इसलिए एवरीवेयर देयर आर प्रॉब्लम्स, द नेशन इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज़ ए पॉपुलेशन। और जहाँ हर व्यक्ति जो है वो प्रॉब्लम है। तो पहली बात पॉजिटिविटी, ये इम्पॉर्टेंट है कि मैं उद्योग शुरू करूँगा, मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, मैं रोज़गार देने वाला बनूंगा, मैं प्रगति और विकास में आगे जाऊंगा। मुझे लगता है रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, पर आपकी पॉजिटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस उतना भी इम्पॉर्टेंट है। आत्मविश्वास और अहंकार, ये 2 शब्दों में अंतर है। अहंकार नहीं होना चाहिए, पर आत्मविश्वास होना चाहिए। और जब आत्मविश्वास के साथ अगर आप कोई कदम डालोगे तो आज धंधे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर कोई है तो क्रेडिबिलिटी, गुडविल, क्वालिटी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैपिटल ऑफ 21st सेंचुरी। ब्रांड बनता है, पॉलिटिक्स में भी ब्रांड बनता है। और ब्रांड बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। शॉर्टकट मत मारो, चीज़ अच्छी करो, अच्छा काम करो। शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। अगर आप क्वालिटी का काम करोगे तो दुनिया आपके पास आती है। अभी ये जो ऑरेंज क्लस्टर वाले काम कर रहे हैं, ये दुनिया भर में अपने शर्ट बेच रहे हैं। तो उनको ऑर्डर इसलिए नहीं मिल रहा वो शेड्यूल कास्ट है, ऑर्डर इसलिए मिल रहा है कि उनकी क्वालिटी अच्छी है और कॉस्ट रिजनेबल है। तो मुझे पहली बात लगती है कि ये बात ज़रूरी है कि एंटरप्रेन्योरशिप और इंडस्ट्री में
4 बातें जरूरी होती है जो आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है: प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। अब ये मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट इज डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी एंड पैकेजिंग एंड द कॉस्ट, देन इट्स ब्रांडिंग। तो नेचुरली हम जिस प्रकार से काम करते जाएंगे, आप देखो कहीं बिरयानी मिलती है, हमारे मेडिकल कॉलेज के पास, वो शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय के पास एक बिरयानी का दुकान है, सब लाइन लगा के खाते वहाँ, ब्राह्मण भी खाते, शेड्यूल कास्ट भी खाते, लाइन लगा के खाते, कोई नहीं बोलता कि मुसलमान का दुकान है। खाते समय आपको जात नहीं याद आती। जब आपको हार्ट का ऑपरेशन करना है तो कोई नहीं बोलता मेरा जात वाला उसको करो। हमारे मेश्राम साहब है न्यूरोलॉजिस्ट। मेरी माँ जब तबीयत खराब हो गई तो मैं रेफरेंस किया तो मैं डॉक्टर मेश्राम के पास गया था, बिकॉज ही इज़ अ रेपुटेड डॉक्टर। तो तुम्हारे पास जब एबिलिटी होती है, क्वालिटी होती है, दुनिया झुकती है। सब बातों में ये जात पात की बात करने की जरूरत नहीं है। इफ़ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। और जो संविधान ने दिया वो तो मिलेगा, मिलना भी चाहिए रिजर्वेशन जिसको है, क्योंकि समाज में सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जो है उसके लिए वो आवश्यक भी है। पर जीवन में अगर आपको आगे जाना है तो ये पूंजी पे नहीं होगा। यू हैव टू प्रूव योर मेटल एंड इफ़ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। आर्किमिडीज ने सही कहा है कि कोई भी चीज़ पानी में डुबाओ उतना पानी ऊपर आता है जितना उतना वजन है। वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, यू हैव टू प्रूव योर मेटल। आप दुनिया में स्वाभाविक रूप से इंडस्ट्री और बिजनेस में जब टेक्नोलॉजी आपकी करेक्ट होगी, आपके सिस्टम ट्रांसपेरेंट और क्वालिटेटिव होंगी तो प्रोडक्ट अच्छा होगा। और इसलिए मैं दिल्ली में एक टेलर से कपड़े सिलाता हूँ। वो टेलर लंदन में सीखा हुआ है, उसका 4 मंजिली दुकान है और उसके घर में उनके पास 3 मर्सिडीज है। अब वो टेलर, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि नागपुर का टेलर मेरा वैसे का वैसा शर्ट सिलाए। मैं बहुत कोशिश करते, जमा ही नहीं। मैंने 2 बार उसको कहा कि जो उसने किया वैसा ही बनाओ। मैंने कोशिश की, अल्टीमेटली मैं बोला कि भाई इसके सिवा पर्याय नहीं, वही जाना पड़ता है। होटल में जाओ तो कभी कभी गली में होटल होता है, गाड़ी भी पार्किंग के लिए व्यवस्था नहीं होती, रास्ते में खड़ा होना पड़ता है, लोग वही जाते हैं। हमारा एक पास एक पोहे वाला है, उसके पास इनकम टैक्स वालों ने रेड मारा तो उसके पास 16 करोड़ कैश मिल गई। पोहे वाला चना मसाला और पोहा बेचता है, सुबह 4 बजे मटेरियल लाता है, 10 बजे दुकान बंद करता है। लक्ष्मीनगर चौक में बैठता था। तो मैंने उसको कहा कि तुम कहाँ से इतना? बोला था मेरा फार्मूला फिट है। एक पकौड़े वाला है रिंग रोड पर, उसके यहाँ ऐसी लाइन लग के रहती है। और एक ने एयर कंडीशन अच्छा किया, फर्नीचर अच्छा किया, ग्लास अच्छे रखी, उसके होटल में कोई नहीं आता। इसका कारण होटल इंडस्ट्री का हार्ट है शेफ। अगर क्वालिटी शेप में होगी तो काम बिल्कुल बढ़िया होगा। पर तुमने सब कुछ किया और ये तुम्हारे पास अगर शेफ अच्छा नहीं है तो होटल रेस्टोरेंट नहीं चल सकता। इसलिए वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द इम्पोर्टेंट पॉइंट विच वी हैव टू कंसिडर बाय विच वी कैन मेक मिरेकल्स। तो आपको ये पहली बात तो इसकी धारणा बननी पड़ेगी कि मैं परफेक्शन में तरफ जाऊँ। Now the philosophy is telling us that no one is perfect and no one can claim that he is perfect. Uttam, Adhik Uttam, Sarvottam, up to infinity. You cannot catch your own image. हमारे बीच में कोई पूर्णांक नहीं, हम सब अपूर्णांक हैं। पर अच्छाई की जो बातें होती है उसका पेटेंट उसने लिया नहीं है। मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ मेरे संपर्क और काम करने का मौका मिला। तो एक दिन अमिताभ बच्चन और मैं दिन भर रोड सेफ्टी के ऊपर, हमारा फिल्म सिटी मुंबई में शूटिंग था, तो हम दोनों कोच पर बैठे थे। तो एक एपिसोड में एक पार्ट था। तो एक लड़का 5वीं और एक लड़की 7वीं से 2 छोटे लड़के स्टेज पर आए। तो मैं बैठा रहा पर अमिताभ बच्चन उठकर खड़े हुए और वो झुककर उनको नमस्कार किया। मुझे संकोच हुआ, मैं भी खड़ा हुआ। तब मेरे ध्यान में आया कि किसी को भी सम्मान करना कैसा है,
तो ये देखो, ये उदाहरण है, ये हमने सीखना चाहिए। धन्यवाद सर। महोदय, यहाँ पर जो प्रमुख अतिथि उपस्थित है उनका हम आपके CMD है सहयोग ग्रुप के आयुष्मान जयेश रामादेव जी, आपसे विनती है कि आप जयेश जी का शॉल, स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर स्वागत करें। उसी प्रकार पिरामिड ग्रुप के CMD आयुष्मान गुणवंत देवपारे जी का भी आप स्वागत करेंगे। प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के CMD आयुष्मान सुशील पाटिल जी, आपका भी स्वागत आदरणीय गडकरी सर के हाथों होगा। और मैं इस विचार मंच पर अब बुलाना चाहूँगा स्पेस वर्स के संस्थापक आयुष्मान राजेश मुनेश्वर जी, यहाँ पर आएंगे। ये वैज्ञानिक है और रॉकेट निर्माता भी है। आपसे विनती है कि आप यहाँ पर आए और आदरणीय खासदार श्री नितिन गडकरी जी से विनती है कि सुशील पाटिल जी का शॉल, स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। धन्यवाद सर, आपके प्राधान्य से हम आनंदित हुए और प्लीज़ अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और जिन्होंने शून्य से अपनी शुरुआत की थी और आज पिरामिड ग्रुप के नाम से वो जाने जाते हैं, जिन्होंने साइकिल पर चादरें बेची, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत नागपुर से की थी व्यवसाय की, वे हमारे मित्र आयुष्मान गुणवंत देवपारी जी यहाँ पर आएंगे और अपने विचार रखेंगे। First of all, I really thank you to Gadkari sir that he present over here and give the blessing to all of our people. Sir, hello. आपने बहुत सारी you are the Kohinoor of India. कोई भी यहाँ पर जो प्रोग्रेस दिखता है ना, तो यहाँ पर वो इंडिया में रोड, ब्रिज और जो मेट्रोस का जो जाल बचा है, तो प्रोग्रेस इंडिया में आते ही सबसे पहले वो देखते हैं कि इतने बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है वो सिर्फ इंडिया का प्रोग्रेस उससे दिखता है। द फर्स्ट, अगर कोई भी मुझे पूछते हैं कि आई सेड कि आई लिव इन नागपुर, तो बोलते हैं कि अच्छा गडकरी साहब के साथ रहते हैं। हाँ सर, बोलता है मैं गडकरी साहब के से रहता हूँ। सो इज रियली प्राउड कि जब आपका नाम से हमें जाना जाता है तो हमें बहुत फील होता है, वेरी गुड फीलिंग। द पर्सन लाइक द सच इनोवेटिव पर्सन इज नॉट अ कास्टिज्म, इनोवेटिव पर्सन। आप इंजीनियर नहीं है या है, आई डोंट नो, बट यू हैव द ग्रैप्सिंग पावर, यू ग्रैप एवरीथिंग। बहुत वॉच करते हैं और उसको ग्रैप करते हैं, नॉट ओनली ग्रैप, यू इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली। द वे ऑफ प्रोसेस इज वेरी डिफरेंट, आप इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रैप्सिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपसे रियली आई एम वेरी हैप्पी। सर कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, मैं बस 2 मिनट। कुछ चीज़ें जैसे हमने कि आपने अभी बहुत सारी चीज़ें हमें अभी प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे फ्यूल से रिलेटेड है या बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने लिखा, जैसे ग्राफीन के बारे में आपने सुना होगा, ग्राफीन बैटरीज पर मैं काम कर रहा हूँ। रोड पर ग्राफीन डालने से उसमें क्रैक्स नहीं आते हैं और वाटर प्रूफ होता है, उसके अंदर का जो स्टील होता है रेनफोर्समेंट वो ख़राब नहीं होता। आई एम वर्किंग ऑन द ग्राफीन, आई एम वर्किंग ऑन द CBM मिथेनॉल, जिसे हम लोग कहते हैं मिथेन, इस पर मैं काम कर रहा हूँ, उस पर वो भी काम कर रहा हूँ।
साथ में थर्ड हम लोग अब हाइड्रोजन बहुत बार बोलते हैं, आई एम ऑलरेडी स्टडी ऑन द हाइड्रोजन, और चीपेस्ट वे में हाइड्रोजन कैसे डेवलप करना वो भी मैंने बना दिया है। तो इस चीज़ को हम चाहते हैं कि इसको आप थोड़ा उस जो भी सपोर्ट है बाकी हम देख ले जो भी होता है, बट यू कैन प्लीज कोऑपरेट ऑन दैट, यू आर द इनिशिएटिव पर्सन, और बस हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद ऐसे ही हम पर बना रहे। थैंक यू। सर्व उपस्थित आज बुद्धिस्ट एंटरप्रिनर यांच्या माध्यमातून सुंदर अशा कार्यक्रमाचं आयोजन झालं, त्याकरता उपस्थित माननीय मंत्री महोदय नितीनजी गडकरी, उपस्थित पाटील साहेब आणि बंधू आणि भगिनींनो, कारण वेळही भरपूर झाला आणि माझीसुद्धा फ्लाईट आहे, पुण्याला जायचं आहे। थोडक्यातच सांगतो, जे लोक आपण इथं थांबलेले आहात, मला असं वाटते की त्यांच्यामध्ये काहीतरी आग आहे की आम्हाला बिझनेसमॅन आम्ही बनलो पाहिजे। आणि मी माझा परिचय थोडक्यात देतो। मी गुणवंत सुदामराव देवपारे, माझं गाव वडाळा, तालुका नांदगाव खंडेश्वर, जिल्हा अमरावती, 35 घराचं लोकवस्ती असलेलं गाव। त्या गावखेड्यामध्ये पोंगा पंडित विकण्याच्या व्यवसायापासून तर नागपूरमध्ये ॲटो चालवण्यापर्यंत, पिरॅमिड ग्रुपची निर्मिती पुण्यापासून नागपूरपासून तर पुण्यापर्यंत, स्टोरी फार मोठी आहे, ती 10 मिनिटाची नाही, त्याकरता वेळ पाहिजे। तरी पण कांबळे साहेबांच्या माध्यमातून आज समाजातील काही लोकांना आपण इथे बोलावून एक आमच्यामधला उद्योजक निर्माण झाला पाहिजे, त्याकरता आजच्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं। पण आम्हाला जात म्हणून व्यवसाय करता येत नाही। पहिले तर आम्हाला हे समजणं गरजेचं आहे, धंद्याला जर तुम्ही किंवा कुठल्याही व्यवसायाला जातीचं लेबल लावत असाल, आमच्या समाजाची पेइंग कॅपॅसिटी किती, तुमच्यामधली ती ताकद तुम्हाला निर्माण करावं लागेल की इतर समाजामधला पैसा, इतरांमधला पैसा आमच्यापर्यंत कसा येऊन आम्ही डेव्हलप होणार। त्याकरता मागच्या 3 फेब्रुवारीला मी एक प्रोग्राम घेतला होता की या वर्षात 100 उद्योजक मी घडवायचे, आणि माझ्या पहिल्या प्रोग्रामला साधारणतः 60 ते 70 लोक आलेत, सर्व समाजाचे त्यामध्ये लोक होते, आणि त्यामधले फक्त 5 ते 7 लोकच ॲक्टिव्ह आहे। अजूनही आमच्या लोकांना समजलं नाही की आम्ही उद्योजक कसं बनायचं। त्याकरता माझा एक कृती कार्यक्रम आहे। आम्हाला मुलावरच नाही तर मुलाच्या बापावर सुद्धा संस्कार करावे लागणार आहेत। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला सांगितलं, शिकलो, संघटित व्हा, संघटित काही प्रमाणात झालो आणि झालोच नाही असे म्हणता येईल। शिकण्यामुळं आमच्या मागची 50 वर्षाची प्रगती झाली, आता आमची उतरती कळा चालू झालेली आहे, आणि त्या उतरते कडेमधून जर आम्हाला बाहेर निघायचं असेल तर आमच्यामधला हा उद्योजक आम्हाला तयार करावा लागणार आहे। आता ते तयार करण्याची प्रोसेस आम्ही जर चालू करतो तर मला असं वाटते की या आमच्या समाजामधल्या युवकांना ती गरज राहिलेली नाही। त्याचे कारण असं आहे का प्रत्येक घरात आमच्या बाबासाहेब निर्माण झालेले आहेत, त्यामुळे आम्ही कोणी कोणाचं ऐकायला तयार नाही। आता जायदे साहेबांनी सांगितलं का माझ्या बँका एका गोंदियामधून महाराष्ट्रात नाही तर महाराष्ट्राच्या बाहेर त्यांनी अनेक शाखा चालू केल्यात, स्वतःचं हॉस्पिटल निर्माण केलं। बिझनेस ही कला आहे, तो एक आर्ट आहे, आणि त्या आर्टची कॉपीच मारावं लागते। तुम्ही जन्म घेतला, शिक्षण घेता, म्हणजे काय तुम्ही पुस्तकं लिहित नाही, कॉपी मारता, आणि ते कॉपी मारण्यासाठी अक्कल लागते, ती प्रत्येकाकडेच आहे, पण आपण त्याचा यूज आपण किती घेतो
आणि त्या अकलेसाठी आम्हाला नक्कल मारावं लागते. ती तयारी आमची आहे का? आम्ही जेव्हा एका खेड्यागावावरून आलो, आमचा असाच प्रवास झालेला नाही. आज माझा बिझनेसचा गेल्या 35 वर्षाचा प्रवास आहे आणि जांभूळकर साहेब मला फार चांगल्या तऱ्हेने ओळखतात. त्यांचे जावाई आणि मी, आम्ही सायकलवर चादर विकणारे लोक. बाबूरखेड्यामध्ये मी राहायचा, अमरावतीच्या बाबूरखेडा म्हणजे सॉरी नागपूरच्या बाबूरखेड्यामध्ये मी राहायचा. मग एका गावातून आलेला गुणवंत देवपारे, मला कुठलंही बॅकग्राऊंड नाही, माझे वडील शेतकरी, समाजातला कुठलाही मला त्या काळात सपोर्ट नाही, पण माझ्यामध्ये ती आग होती. ती आग होती. मला उद्योजक, मी अजूनही परिपूर्ण झालो नाही. माझा प्रवास चालूच आहे, तो चालूच राहणार माझ्या शेवटच्या श्वासापर्यंत. कारण बिझनेसमॅनला रिटायरमेंट नसते. बिझनेसमॅनला मोठं होण्यासाठी फार मोठे तुम्ही डॉक्टरेट केला पाहिजे त्याची गरज नाही. आणि बिझनेसमॅन बनण्याकरता तुमच्याकडं फार मोठा पैसा असला पाहिजे त्याचीही गरज नाही. त्याकरता तुमच्या पोटामध्ये भूक पाहिजे आणि डोक्यामध्ये जर आग असली तर तुम्ही सक्सेस झाल्याशिवाय राहत नाही. तुम्हाला कुठलाही माईचा लाल थांबू शकत नाही. मग आम्ही किती लोकांना जर म्हटलं का साहेब आमचा समाज असा, तुम्ही आम्हाला मदत करा, तुम्हाला कोणीही मदत करत नाही आणि करणार नाही. त्याचे कारणच आहे इथला हा गावखेड्याच्या बाहेरचा मार बाबासाहेबांना स्वीकारलं म्हणून डेव्हलप झाला, हे इतरांचं दुखणं आहे. त्यामुळे तुम्हालाही कोणी जवळ घ्यायला तयार नाही. पण तुमच्यामध्ये जर त्या क्वालिटी तुम्ही निर्माण केल्यात, आज आंबेडकरी समाजाजवळ जी विद्वत्ता आहे ते इतर कुठल्याही समाजामध्ये नाही. एवढे विद्वान आमचा समूह आहे. पण आमच्यामधली जे खेकड्याची प्रवृत्ती आहे, कांबळे साहेब मोठे होत असन तर देवपारेचं पोट दुखते. हा पोटदुखीचा आजार जोपर्यंत समाजातला आम्ही कमी करणार नाही तोपर्यंत आमचे डेव्हलपमेंट होणार नाही. मधल्या काळामध्ये आमचे काही समाज बांधव नोकरीवर लागलेत. स्वतःची गाडी घोडा सर्व काही झालं, 2-2 पोरं नोकऱ्यावर लागली, इथपर्यंत झालं. पण आता नोकऱ्या मुलांना लागणार नाही. त्याकरता सेकंड स्टेज आता आपण तयार करणं ही काळाची गरज आहे. म्हणून कांबळे फॅमिलीला मी शुभेच्छा देतो की आपण बुद्धिस्ट एंटरप्रेनरच्या माध्यमातून जो चांगला कार्यक्रम हातामध्ये घेतला, आमच्या शुभेच्छा आहेच. पण साहेब जे बोलले, काय नाव रमण साहेब, जातीची आयडेंटिटी घेऊन, धर्माची आयडेंटिटी घेऊन लोक तुम्हाला स्वीकारत नाही. पण आम्हाला काही व्यवसायात जाते लपवायची नाही. सर्व लोकांना माहीत आहे, अमरावतीमध्येच नाही तर महाराष्ट्रामध्ये पिरॅमिड ग्रुपचा फाउंडर हे बुद्धच आहे. आम्ही जात लपवलेली नाही. धन्यवाद देवपारे साहेब. आणि आता आभार प्रदर्शनासाठी समीर रामटेकेजी या ठिकाणी येतील. कार्यक्रम संपवायच्या आधी पाटील सरांचं उद्बोधन राहून गेलेलं आहे. आधी पाटील सर बोल. First of all, I like to thanks the respected Ratnadeep Kamble sir and Switi ma'am and to all of my friends. इथे येण्याबद्दल मला हिंदी बरी जमते, मराठी तेवढी जमत नाही. आपल्याला इथे बघून मला खरंच छान वाटत आहे. आपण आपला वेळ, अमूल्य वेळ काढून इथे आलेले आहेत की आम्ही सर्वात आधी की इथे येण्याबद्दल तुमचा धन्यवाद मी करतो. आणि ते याकरता की तुम्ही उद्योजकाला बिझनेसमॅन बनण्याकरता इथे आलेले आहे. आता बिझनेसमॅन बनण्याकरता नोकरी सोडून तुम्ही आलेले आहेत. आपल्याकरता सर्वांकरता एकच असते आपल्या घरामध्ये, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये, स्पेशली आपल्या लोकांमध्ये, की आपण नोकरी करावी. नोकरी मिळेल तर मुलगी मिळेल, धंदा करेल तर मुलगी मिळणार नाही. बरोबर आहे? हे सर्वांची मेंटॅलिटी झालेली आहे. नोकरी म्हणजे नौकर, सर्वस म्हणजे सर्वंट. लक्षात ठेवा. बरोबर आहे? आता सर्व्हिस म्हणजे नौकर आणि नोकरी म्हणजे नौकर समजायचं. आता कोणाला आपली आपली पोरगी द्यायची ते आधी बघून घ्या. ओके. सेकंड, आता आपण आलो होतो की उद्योजक, आपण म्हणतो की बिझनेस करायचं. आता बरेचसे लोक असतील की ज्यांनी बिझनेसेस चांगले चालत असतील त्यांचे, कोणाला वाढवायचं असेल,
कोणाला स्टार्ट करायचं असेल किंवा बऱ्याचशा गोष्टी असू शकतात की काय चालू शकतात. आता मी आपल्याबद्दल बरंच काही जास्ती बोलणार नाही. माझं नाव फक्त सुशील पाटील आहे. आपल्यातलूनच एक आहो मी. आणि बरेचसे बिझनेसमध्ये वेगळ्या वेगळ्यामध्ये हात टाकत असतो मी. नवीन गोष्टी शिकणं माझं इच्छा वाटते. आता सर्वात मोठी गोष्टी आपल्या याच्यामध्ये की धंदा करावं तर काय करावं आणि एक असेल तर दुसरं काय करायचं, बऱ्याचशा लोकांना येते. हा मेन मोटो आपल्याला आहे आणि आपण त्याच्यावर बोलत नाही. याच्यामध्ये 3 कॅटेगरीज नॉर्मली असतात. एक असते की आपल्याला सेल परचेस घेणं देणं आणि दुसरं असते याच्यामध्ये आपल्याला सर्व्हिसेस देणं. आता आमच्याकडे पैसे आहेत किंवा नाही आहेत. सर्वात आधी की तुमच्यामध्ये पैसे असतील तर काय करायचं आणि पैसे नसले तर काय करायचं हे इम्पॉर्टंट आहे. तुमच्याकडे पैसे असले तर सर्वात आधी तुमच्याकडे हुनर काय आहे, तुम्हाला येते काय त्याच्यावर फोकस करायचं आणि पैसे नसले तर त्याच्यावर करायचं. जसं मी आपल्याबद्दल बोलतो आहे, मी स्टार्टिंग आधी कन्सल्टन्सीमधून कामं केले. कन्सल्टन्सीमध्ये काही असू शकते. याच्यामध्ये तुमचं इंजिनिअरिंग असू शकते, लोकांना मॅनपॉवर द्यायची आवश्यकता असू शकते, काही असू शकते. मॅनपॉवर पण करोडो रुपयामध्ये निघते. आता मी बघितलेले की 200-300 कोटीचे मॅनपॉवर सप्लाय BVG नाव ऐकलं असेल, जो कचरा उचलते तुमच्या घरून. त्याच्या टर्नओव्हर बघा काय करते, कचरा उचलते. त्याच्या वडील काय करत होते कॉर्पोरेशनमध्ये, पण आज किती मोठा टर्नओव्हर आहे. कोणताच उद्योग म्हणून किंवा बिझनेस म्हणून आपण त्याला छोटा मोठा नाही समजायचं. पैसे बघायचे. बिझनेस म्हणजे पैसे. काहीच करा तुम्ही, वकील असो, डॉक्टर असो, काही असो, सर्व पैसे कमवायला जातात. फक्त पैसे, बरोबर आहे. तर तुम्ही आता माणसं प्रोव्हाइड करा, कोणाला टेक्निकल सोल्युशन द्या, कोणाला अकाउंटिंग द्या. ज्याच्याकडे पैसे नसतील ते आपल्या ज्याच्यामध्ये जे गोष्ट ज्यांना भासते, जे समजते ते करा. ज्यांच्याकडे पैसे नसतील, ज्यांच्याकडे असतील त्यांनी अशा गोष्टी करायच्या की ओके त्यांचे आई वडील करत असतील किंवा काय त्याचे मित्र असेल त्याच्यासोबत घेऊन चालायचं. आणि हेही नसेल तर कोणाला सोबत घेऊन आपल्यासोबत ज्याला समजते त्याला आपला पार्टनर बनवू शकता, तुम्हाला असोसिएट करू शकता. आणि तेही काही नसेल तर त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी आहेत ज्यांच्याकडे फंड लागणे की बा आमच्याकडे पैसे नाही आहेत, नॉलेज पण नाही आहेत, तर त्या लोकांना द्यायला. आता रत्नदीप साहेबचे लोक आहेत आमच्याकडे. आमच्याकडे जे काय आहेत आमच्याकडे सोल्युशन आहेत. ते बा म्हणते की आमच्याकडे काहीच नाही आहेत. आम्ही म्हणतो की बा आमच्याकडे सिलायचे आहेत, आम्ही काय किराणा शकतो, आम्ही काही करू शकतो. तर त्यांना नोकऱ्या देणं म्हणजे त्यांच्याकडे काही स्किल नाही, 7वी 8वी 9वी 10वी असेल त्यांच्याकरताही आम्ही काही ना काही विचार करू. बंधू आणि भगिनींनो, संस्थेचा एक 5 मिनिटाचा व्हिडिओ आहे, तो सुद्धा आम्ही आपल्यासाठी या ठिकाणी प्ले करतो आहे. कई वर्षों तक उद्यमियों को सहयोग, जागरूकता और व्यावसायिक मार्गदर्शन की कमी का सामना करना पड़ा. मीटिंग्स के लिए संसाधन नहीं थे. अधिकतर चर्चाएं बुद्ध विहारों में होती थी. लेकिन उन्हीं साधारण जगहों से एक शक्तिशाली आंदोलन आकार ले रहा था. एक व्यक्ति ने ऐसा इकोसिस्टम बनाने का सपना देखा जहां SC, ST और बौद्ध उद्यमी कभी अकेले न खड़े रहें, जहां प्रतिभा को सही दिशा मिले, जहां व्यवसायों को सहयोग मिले और जहां आर्थिक सशक्तिकरण एक आंदोलन बन जाए. वो दृष्टि थी BE रत्नदीप कांबले की, संस्थापक अध्यक्ष BEACI. उन्होंने एक क्रांतिकारी विचार पर विश्वास किया, समाज के भीतर व्यवसाय. क्योंकि वे एक बात अच्छी तरह समझते थे, जब समाज अपने ही उद्यमियों का साथ देता है तभी सामूहिक आर्थिक सशक्तिकरण संभव होता है. इस मिशन के साथ एक मजबूत नेतृत्व और संवेदनशीलता की शक्ति बनकर खड़ी रही BE स्वीटी कांबले. सह संस्थापक के रूप में उन्होंने महिला सशक्तिकरण, उद्यमशीलता, जागरूकता और समावेशी विकास को नई दिशा दी. साथ मिलकर उन्होंने वर्षों तक संघर्ष किया. 2012 में डिजिटल दुनिया लगभग नहीं थी. सिर्फ छोटे मोबाइल फोन थे, सीमित संपर्क था और उद्यमियों के लिए कोई मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम नहीं था. हर संपर्क, हर मीटिंग, हर जुड़ाव मैन्युअली तैयार करना पड़ता था. लेकिन धीरे धीरे लगातार ये आंदोलन बढ़ता गया. एक गैर डिजिटल दौर से डिजिटल रूप से जुड़े उद्यमशीलता आंदोलन तक उन्होंने एक विचार को राष्ट्रीय आंदोलन में बदल दिया. समय के साथ BE का अर्थ और गहरा होता गया. BE का अर्थ है बौद्धिक उद्यमी.
डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों से प्रेरित होकर इस आंदोलन ने समान अवसर और लैंगिक समानता को अपनाया। जिस प्रकार मधुमक्खी अलग अलग फूलों से शहद इकट्ठा कर अपने छत्ते को मजबूत बनाती है, उसी प्रकार BEACI ने ऐसा मंच तैयार किया जहां बाहरी अवसरों को समाज तक वापस लाकर पूरे समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। आज बौद्धिक एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री SCST बौद्ध समुदायों के लिए भारत के सबसे मजबूत उद्यमशील नेटवर्क्स में से एक बन चुका है। 15 वर्षों का प्रभाव, 17,000 प्लस जुड़े हुए सदस्य, 15 प्लस राज्यों में नेटवर्क, 400 प्लस व्हाट्सएप बिजनेस ग्रुप्स, 60 प्लस तालुका नेटवर्क, 1000 प्लस लाभार्थी, 4500 प्लस NSIC प्रतिभागी, 7 देशों में अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति। समय के साथ इस यात्रा को जल्द ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। 2017 में BE और SCST उद्यमशीलता पर शोध ब्रांडेज यूनिवर्सिटी में प्रस्तुत किया गया। 2017 में श्रीलंका में BEACI को 50 वर्षों की विरासत रखने वाली प्रतिष्ठित संस्था द्वारा स्वर्ण बिंब अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2019 में BEACI CMEGP स्क्रूटनी कमेटी फ्रेमवर्क का हिस्सा बना। 2025 में IIM नागपुर के साथ एक महत्वपूर्ण MOU साइन किया गया। BEACI उद्यमियों और अवसरों के बीच की दूरी को कम करने का कार्य कर रहा है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, CMEGP, PMEGP, MSME और APEDA तथा EEPC इंडिया जैसे विभागों के सहयोग से हजारों उद्यमियों को मार्गदर्शन, मेंटरशिप और व्यवसाय विस्तार के अवसर प्राप्त हुए हैं। BEACI के कार्यक्रम अवसरों के ऐसे मंच बन चुके हैं जहां व्यवसाय निवेशकों से मिलते हैं, जहां विचार उद्योगों में बदलते हैं और सपने वास्तविकता बन जाते हैं। ट्रेड फेयर से लेकर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, विमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स और स्टार्टअप मेंटरशिप तक BEACI समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने का कार्य कर रहा है। ये यात्रा आज भी जारी है, एक ही उद्देश्य के साथ, एक ऐसा वैश्विक उद्यमशील इकोसिस्टम बनाना जो एकता, नवाचार और सशक्तिकरण से प्रेरित हो। BEACI सपनों को नई दिशा देते हुए, अवसरों के नए द्वार खोलते हुए, एक आत्मनिर्भर समाज का निर्माण करते हुए साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि BEACI किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बना है। ये उन सभी लोगों के संकल्प और साहस से बना है जिन्होंने चुनौतियों से डरने के बजाय बदलाव लाने का साहस दिखाया। तो आओ सभी को मिलकर एक प्रण करें कि हम सभी बिजनेस उद्यमियों को एक साथ कनेक्ट करेंगे, उन सबको एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे कलेक्ट करेंगे और सभी उद्यमियों के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे और समाज को आगे बढ़ाएंगे। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए समीर रामटेके जी। माननीय मुख्य अतिथि, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, हमारे विशिष्ट अतिथि B जयेश रामादे सर, B गुणवंत देव पारे सर, B सुशील पाटिल सर, हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय B रत्नदीप कांबड़े सर एवं B स्वीटी कांबड़े मैडम तथा उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, उद्यमी भाई बहन और मेरे प्रिय बीज, आज का BEACI बिजनेस कॉन्क्लेव 2026 केवल एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि हमारे समाज के आर्थिक परिवर्तन की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम था। सबसे पहले मैं बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री BEACI की ओर से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष रूप से माननीय नितिन गडकरी जी, जिन्होंने अपनी अति व्यस्त समय में से समय निकालकर हमारे समाज के उद्यमियों को मार्गदर्शन दिया, इसके लिए हम उनके अत्यंत आभारी हैं। आज उनके विचार, अनुभव और मार्गदर्शन अनेक युवा उद्यमियों के जीवन को नई दिशा देने वाले हैं। साथ ही हमारे सभी विशेष अतिथियों ने अपने संघर्ष, नेतृत्व और व्यावसायिक अनुभव साझा कर हम सभी को प्रेरित किया है। आज इस सभागार में बैठा हर उद्यमी केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने समाज के आर्थिक उत्थान के लिए एक सपना लेकर आया है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, लेकिन आज समय के आर्थिक सशक्तिकरण
उतना ही आवश्यक है। जो समाज उद्योग में आगे बढ़ता है वही समाज निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी आगे बढ़ता है। और इसी उद्देश्य के साथ पिछले 15 वर्षों से SC/ST उद्यमियों को जोड़ने, नेटवर्किंग बढ़ाने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य कर रही है। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे फाउंडर चेयरमैन माननीय BE रत्नदीप कांबड़े सर एवं को फाउंडर BE स्वीटी कांबड़े मैडम, जिन्होंने एक विज़न देखा और हजारों उद्यमियों को एक परिवार के रूप में जोड़ने में कार्य किया। साथ ही हमारे कार्यक्रम के ऊर्जावान एंकर श्री प्रकाश जामुड़कर जी का भी मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपनी प्रभावशाली शैली और शानदार संचालन से पूरे कार्यक्रम को और अधिक प्रेरणादायी और यादगार बना दिया।